हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन अकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पीछे टेस्ट सीरीज नंबर 4 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 5 देखने जा रहे हैं। जो बगल में जो बुक दिख रही है, हम इसी बुक से सोल्व कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म का बुक है। आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि 56 भाग बड़ा कोष्ट 1/3 मझोला कोष्ट 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 इसके ऊपर बार ब्रैकेट। उसके बाद में क्वेश्चन यही है और इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो चाहेंगे तो एक ही बार में इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये माइनस का चिन्ह इसके अंदर एंट्री करेगा तो इसको भी माइनस बनाएगा, इसको भी माइनस बनाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह माइनस में 12 हो जाएगा। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट बच के आ गया हमारे पास 3। उसके बाद ये माइनस इसमें जैसे ही एंट्री करेगा तो ये माइनस बन जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये बन गया 9 और 9 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 और ये हो जाएगा हमारा 15। 9 और 15 हो जाएगा हमारा 24। यहां तक का मान जो हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। उसके बाद में देखिए यहां पर गुना है, कोई चीज नहीं, इसका मतलब इससे ये कटेगा तो ये कितना बार में कट गया, 8 बार में कट गया। इसका मतलब हो गया कि 56 उसके बाद में भाग जाएगा 8 से। इसका मतलब ये 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है, यानी कि इसमें से पहचानना है कि कौन सा पूर्ण घन है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर आप समझे होइएगा बात को तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो क्या है 8000 है और 8000 हमारा यही पूर्ण घन है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि tan का पावर, यहां नहीं लिखे यहां लिख देते हैं कि tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, यानी कि इसका मान क्या होगा। एक बात हम आपको पहले ही बता देते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो जितना मान यहां होता है ये वही आंसर 99% केस में वही इसका आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे, यहां पर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको उस साइड भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके जगह पर हम कितना रख सकते हैं, यहां पर हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू, उसके बाद हम यहां रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया इक्वल टू 3 रख देंगे। अब फिर हम यहां tan के रूप में सेक स्क्वायर थीटा का मान जब रखने जाएंगे तो क्या रखेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अर्थात यहां हम रखेंगे तो रखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस इधर हो या इधर हो कोई दिक्कत नहीं है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो जाएगा। अब tan से इसमें गुना करेंगे तो इसका पावर भी हो जाएगा tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। देखिए जो चीज वहां पूछा जा रहा था वहीं यहां पे हमारा आंसर आ गया 3। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 दोस्त
दोस्तों को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलेगा? तो केक का मतलब पांचवें लिख देते हैं यहां पर, पांचवें दोस्त को केक का हिस्सा बराबर, यहां लिख देते हैं बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक केक है तो एक भाग इसको मान लिए कि टोटल एक है, इसी में से माइनस कर देंगे चार दोस्त को जो प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12। अब यहीं पर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देखिए जब यहां पर बट्टा में 1 छुपा हुआ है, तो जब आप इससे भाग दीजिए 24, तो 24 का 24 ही हो जाएगा। माइनस कर देंगे, इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 बार में कटेगा, इससे कटेगा कितना बार में? 4 बार में। 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। इससे कटेगा 2 बार में, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद में इससे कटेगा 2 बार में, तो यहां रख देंगे 2। अब इसको जोड़ घटा के इसका कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24। उसके बाद इसको जोड़िए, ये हो जाएगा हमारा 10, और उसके बाद में 5, 15, 4, 19 माइनस 19 बट्टा में हो जाएगा 24, अर्थात 5/24 हिस्सा जो है वो किसको मिला? पांचवें दोस्त को मिला। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है विपरीत दिशाओं से, यानी कि एक इधर से है तो एक इधर से है, ऐसे बोल रहा है। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां हैं, जो एक है 152.5 मीटर लंबी है और एक है 157.5 मीटर गाड़ियां, जो 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। ये एक दूसरे को पार कर जाती है। दोनों गाड़ियों की संयुक्त गति प्रति घंटा कितनी किलोमीटर है? तो मान लीजिए कि इसका जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका भी जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ऐसा मानते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा होगा, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहां पर इसको मान लिया। अब मान लिए तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जानते हैं, इसमें जो जानने वाली बात है वो आएगा कि विपरीत दिशा में कोई भी ट्रेन एक दूसरे को जब पार करती है तो इसका जो चाल होता है वो जुट जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते हैं क्या कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो दूरी इसका कितना हो जाएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे, 152.5 प्लस 157.5 मीटर में है, बराबर इसका चाल जो है किस चीज में है? ये मान लिए कि इसको हम x प्लस वाई जो है इसमें है, और ये हो जाएगा हमारा 5/8 से इसको हमको क्या करना होगा? गुना करना पड़ेगा, ताकि ये भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाए, जो किलोमीटर में है इसलिए। और गुना हो जाएगा हमारा समय जो दिया हुआ है 9.3 सेकेंड है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से आधा इसमें ले लेंगे तो ये हो जाएगा 153, यानी कि 310 हो रहा है। कितना हो रहा है? 310 बराबर x प्लस वाई इंटू 5/18 गुना माँ, इसको हम मान लिए कि 93, अब बट्टा में 10 कर दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको इसे कर दिया कि देखिए इसे कट रहा है, 31 तिया 93 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर बचा जो 10 बचा, और 10 बचा तो आप इससे इसको काट दीजिए। इससे जब काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद में इससे ये कटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उधर इधर 60 हो जाएगा, अब भाग में है, और इधर ऐसे लिख देते हैं एक बार, 2 इंटू एक्स प्लस वाई गुना 1/60 हो जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई का जो मान हुआ किलोमीटर में हमने माना था, इसलिए यहां पर भी ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, अर्थात 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका संयुक्त जो गति है वो होगा।
इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, इसको पहचानना है। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन होता है। तो आइए हम यहां पर स्टार देकर लिख देते हैं कि जुड़वा, या इसको हम लोग द्विअंतरीय अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो जुड़वा अभाज्य या द्विअंतरीय अभाज्य संख्याओं का, ऐसे लिख देते हैं, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका अंतर दो हो जुड़वा अभाज्य युग्म कहलाता है। यानी कि इसका डिफिनेशन जो बता रहा है वो कह रहा है कि दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसके साथ साथ उन दोनों संख्याओं का जो अंतर होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं, क्योंकि ये बहुत हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 71 अभाज्य संख्या है और 73 भी अभाज्य संख्या, और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। सबको चेक कर लेते हैं। यहाँ ये भी 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, और इसके बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। ये 37 भी अभाज्य है, 41 भी अभाज्य है, इसके बीच में कितना का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। और 43 और 47 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में कितना का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है। तो अभी हमने डिफिनेशन जो देखा, इसमें कितना का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। दोनों भर रहा है तो लिखेंगे ए, और ऊपर समय लिखता है, भर रहा है, भरने का काम कर रहा है, तो प्लस में इसका डिनोट करते हैं। और ये जो है 33 घंटे में भर सकता है, आवर में दिया हुआ है। उन्हें एक साथ खोला गया, ये दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम टाइम लिखते हैं, नीचे एफिशिएंसी लिखते हैं। तो यहां से यहां इस मान को यहां रख के जो कटने वाला, देखिए दोनों में 11 कॉमन है तो काट देंगे, और इस मान को यहां रखेंगे 3, और यहां पर ऊपर प्लस है तो यहां भी प्लस लिखेंगे, और यहां जो कटा है 2, इस मान को यहां रख देंगे। हो गया, इसका इफिशियंसी निकल गया। अब इफिशियंसी निकल गया तो आप जानते हैं कि टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को ही वर्क कहा जाता है। तो हमको कितना वर्क कराना है, और बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ए और बी दोनों मिलता है, पता नहीं कितने समय के लिए मिलता है, प्लस उसके बाद कहता है कि ए को बंद कर दिया गया जबकि बी कार्यरत है। बी गुना कितने घंटे के लिए, लास्ट में 3, और वर्क हो जाना चाहिए हमारा कितना, 66। इसी पर आप इसको सजा सकते हैं। तो जो जोड़िए दोनों को, 3 और 2 दोनों मिल के काम कर रहा है, यानी ये गुना नहीं है, यहां पर मिल के काम कर रहा है। तो 5 हो जाएगा, 5 गुना पता नहीं कितना घंटा, प्लस फिर बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 और गुना 3, और काम जो है वो 66 हो गया। इसका मान आप प्राप्त कर लीजिए पहले। तो देखिए 6, 3 दूना 6 इधर जाके घट जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60। एक्स का जो मान प्राप्त हुआ 12 घंटा प्राप्त हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों में क्वेश्चन मिला कि दोनों पाइपों द्वारा कुल समय, तो कुल समय जब बोलेगा तो कुल बराबर 12 घंटा ये, और उसके बाद में 3 घंटा का जो यहां समय लगा है, 3 घंटा ये बराबर कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा इसको लगेगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है
अच्युत 25,000 रुपया का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं। इस क्वेश्चन को मौखिक ही आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, 30% और 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, अभी भी 50%। 50% का अर्थ होता है 1/2 यानी कि आधा। तो आप नहीं जानते हैं कि 25,000 का आधा कितना होगा, 12,500 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे तो एक बार लिख देते हैं कि 100% बराबर कितना, 25,000 रुपया, तो 50% इसमें क्या हो जाएगा, 30-20 जोड़ के खर्च हो गया तो 50% अभी भी शेष बचा है। शेष बचा कितना, 50% खर्च हो गया तो शेष बराबर, यानी कि ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 12,500 रुपया। ये जबरदस्ती हम इसको करके बना दिए। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि पेन का क्रय मूल्य लिख देते हैं। पेन का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य का जो भी है क्रय मूल्य उसका हानि हुआ है तो हानि कितना हुआ है इसको, तो हानि बराबर x का 1/7 अर्थात x/7 का हानि हुआ है रुपया में। अब बात समझने वाली है, हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर अगर हानि हुआ है तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना में बेचा है, 144 में, बराबर 144 विक्रय मूल्य। इस साइड में भी हम विक्रय मूल्य कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x/7 हो जाएगा। ये जो हमने लिख दिया, ये लिख दिया CP नहीं SP इक्वल टू SP हमने कर दिया। अब यहां से x का मान हमारा निकल जाएगा। देखिए यहां करेंगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 7 और 7 में से 1 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6x/7 इक्वल टू 144 कटेगा 6 से, 6 दूना 12 बच गया, 6 चौका 24 अर्थात x का जो मान होगा 7 चौका 28 के 8 और हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद में 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब यह 168 रुपया का है। उसके बाद में अब हमारे पास ये हमारा जो है CP हो गया, CP। अब क्वेश्चन में कहता है यदि पेन का SP जो अब है वो कितने रुपये का है, 189 रुपये का है। तो यहां पर कितने का अंतर आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर इसमें से घटाएंगे तो कितना का अंतर आ रहा है, 21 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी कि 21 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। अब लाभ प्रतिशत बराबर 21 बटा कितना पर हो रहा है, 168 गुना में हो जाएगा 100%। यह कट रहा है कितना से, 7 से कट रहा है तो 7 तीर का 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, उसके बाद में हो जाएगा 7 चौका 28, उसके बाद में फिर ये कट रहा है। इसका मतलब 3 से ये कट रहा है, कितना बार में कट जाएगा, 8 तीर का 24, उसके बाद में ये कटेगा तो 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25, उसके बाद में हो जाएगा 2 अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर 25/2% बराबर 12.5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि ऑप्शन जो ये दिया हुआ है इसी को हमको चेक करना है, इसमें कौन सही है या मतलब कि 3 गलत है और 1 सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात जब हम यहां से इसमें गुना करेंगे, इससे और इससे इसमें गुना करेंगे, हर जगह यही क्रिया करेंगे, तो हमको गुना कितना करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा
24 गुना 9। तो आप बताइए इसको गुना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 24 और गुना में 10 माइनस 1 कर देंगे, अर्थात 240 माइनस में कर देंगे 24, तो ये क्या हो जाएगा 216, एक हो गया। यानी कि इसको जब हम गुना कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 216। उसके बाद जो है दिया हुआ 16 गुना में करना है हमको 13, तो कितना हो जाएगा 36 का 18 के 8, तो हासिल हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 हो जाएगा, उसके बाद में ये 6 हो जाएगा, तो 6 और 3 9, 9 1 हासिल जो है हमारा हो जाएगा 10। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 और 1 हासिल जो है कितना हो जाएगा 208। अब इसमें करना क्या है, हम इसमें कंपेयर करेंगे। तो आप बताइए, इसको अब हटा देते हैं यहाँ से, ये सब चीज़ जैसी है वैसे रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से दोनों में कौन सा बड़ा है, 216 या 208। तो 216 बड़ा है, और इसी के तरफ बड़ा का जो चिन्ह लगा हुआ है ये लगा हुआ है, तो इसलिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी सबको देखिएगा, आप इसी मान को यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा 216, ये हो जाएगा हमारा 208, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 216, यहाँ हो जाएगा 208, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 216 और हो जाएगा 208। बाकी 3 जो है ये तीनों गलत है। क्या 216 और 208 बराबर है? नहीं है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। कहता है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ध्यान दीजिएगा, नाम दोनों आर से ही है इसलिए पूरा लिख देते हैं। रोहन प्लस रोहित, ऊपर हमेशा जब भी हम लिखते हैं समय लिखते हैं, अर्थात टाइम लिखते हैं। ये कितने दिनों में कर सकते हैं दोनों मिलके? 10 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन, कौन है? रोहन अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। तो हम यहां पर इसकी क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी को ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन है उसको काट दीजिए, इस मान को यहां, इस मान को यहां भेज दीजिए, इसका इफिशियंसी प्राप्त हो गया। ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2। अब ध्यान दीजिएगा, रोहन और रोहित की इफिशियंसी 3 है और सिर्फ रोहन की इफिशियंसी कितना है? 2 है। तो क्या 3 में से 2 घट जाएगा तो रोहित का इफिशियंसी नहीं प्राप्त हो गया? प्राप्त हो गया। इसकी जो क्षमता है कितना है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम और इफिशियंसी का जो गुणनफल एक जगह जितना आता है उतना हर जगह हमको चाहिए। तो इन दोनों का गुणनफल यहाँ कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो 1 में कितना से गुना करेंगे? ये भी 30 बन जाए, अर्थात 30 से गुना करना पड़ेगा और 30 दिन यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, और यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मस है। तो हम जानते हैं, लिख देते हैं कि भीनों का मस बराबर अंशों का मस बटा हरों का लसा होता है। और इसी में एक बात और आपसे पूछ दे कि भीनों का लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर अंशों का लसा बटा हरों का मसा होता है। उल्टा होता है, वो जो पूछा जाता है वहीं ऊपर रहता है। तो इसमें करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना है, अर्थात 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मसा ज्ञात करना है। तो मसा बराबर ऊपर वाले वैल्यू का मसा निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मसा 2 आएगा तो ऊपर में 2 हो जाएगा, और नीचे वाले मान का लसा निकालेंगे। तो इसका भी लसा निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले बड़े वाले मान को तोड़ते हैं। 3 3 3 और 3, देखिए ये 81 हो गया। 81 में 27, देखिए तो 27 पहले से इसमें शामिल है, फिर इसमें 9 भी शामिल है और फिर 3 भी शामिल है, अर्थात इसका जो आंसर होगा 2/81 इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि 1,60,000 रुपया की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, पी जो हमारा हो जाएगा 1,60,000 रुपया हो गया। उसके बाद में जो समय दिया हुआ है हमारे पास, समय बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दर की, इधर लिख देते हैं, तो दर दिया हुआ है 10% वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है। तो यहां पर जो हमारा एन का मान होगा, देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है अर्धवार्षिक, यानी कि 6 माह पर ब्याज ले लिया जाता है और फिर उसका ब्याज लगता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहां पर 2 वर्ष में 4 बार 6 माह होगा, अर्थात एन का जो मान हो गया अब 4 वर्ष के भांति ये काम करेगा। उसके बाद में अब नया जो दर हमें प्राप्त होगा इसका आधा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 5% का ये काम करेगा। हमको ये पता चल गया। डायरेक्ट इसका मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम ऐसे निकाल लेंगे। मिश्रधन बराबर ए से अमाउंट को सूचित किया जाता है 1,60,000 गुना, अब देखिए ये 100% है, उसमें 5% जुटेगा 1 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा 105 बट्टा में 100 हो जाएगा, गुना फिर उसके अगले साल 105 बट्टा 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद 105 बट्टा 100 हो जाएगा और फिर 105 बट्टा 100 हो जाएगा। हम इसका जो ये देखिए यहाँ पर 00 से 00 और फिर यहाँ से 40 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद भी इसका जो गुना भाग करना है वो थोड़ा सा लंबा है और हमने इसका कैलकुलेशन करके अपने पास रखा है, जिसका कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आ रहा है 19,448,1। उसके बाद में इसके ऊपर होगा 40 बट्टा में हो जाएगा 2 बार 100। अब इस यहाँ पर 4 शून्य से ये 4 शून्य कट गया, अर्थात हमें अमाउंट जो प्राप्त हो रहा है, हमें क्या हो रहा है 1,94,481 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो हमको CI निकालना है। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट में से यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो CI बराबर जो होगा हमारा 1,94,481 माइनस 1,60,000 रुपया, अर्थात CI का जो हमारा मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा कितना 34,481 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेथड 1 होगा। दूसरा भी तरीका है इसको सोल्व करने के लिए, अगर ये, क्योंकि देखिए जो कैलकुलेटिव होता है ना वह कैलकुलेटिव होता है, उसको अपने दिमाग के माध्यम से छोटा कर दिया जाता है। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका ये होगा हमारे पास, कुछ दूसरा नहीं होगा, चीजें यही होगी। 4 वर्ष का चर्चा किया है तो परसेंटेज को 4 बार लिखेंगे, 5% कॉमा 5% कॉमा 5% कॉमा 5% कॉमा। इसमें से क्या करेंगे, दो को पकड़कर ए जो फार्मूला होता है A + B + AB बटा 100 का हम इसमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और दोनों को जगह पर 5% और फिर यहाँ पर भी 5% का ही इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा इसके माध्यम से, तो यहाँ पर जानते हैं क्या आएगा 5 और 5, और इसके जगह पर 5 रखेंगे अर्थात 0.25, अर्थात यहाँ पर इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा उस फार्मूला पर तो यह आ जाएगा 10.25%, और यहाँ पर भी आएगा 10.25%। जिस तरीके से इस दोनों को माने हैं इस दोनों को उसी प्रकार से फिर से हम लोग सोल्व करेंगे, तो इस जो भी कैलकुलेशन करने के बाद मान प्राप्त होगा वही हमारा CI प्रतिशत में प्राप्त होगा। तो CI प्रतिशत में प्राप्त होगा, तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 गुने 10.25 बट्टा में हो जाएगा 100। अब उसके बाद में यहाँ परसेंटेज लगा दीजिएगा। जब आप यहाँ परसेंटेज लगाइएगा तो यह मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.5 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा 10.25 और 10.25 को आप गुना कर लीजिएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 10, उसके बाद में 50, उसके बाद में आएगा 600
25 और बटा में 100 होगा। अब पहले से 4 अंक के बाद आपको कोमा दशमलव देना पड़ेगा। 2 2 4 और ये 2 जीरो नीचे है, इसके बदले में यहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 6, यहाँ कोमा दशमलव आ जाएगा। उसके बाद अब इसको जोड़ेंगे हम लोग और ये जो होगा परसेंटेज में होगा। अब इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा हमारा 21, ये 1 आंक इसमें जुटेगा 21, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद में ये हो जाएगा 5, उसके बाद में हो जाएगा 0, उसके बाद में हो जाएगा 2, उसके बाद में हो जाएगा 5 और उसके बाद में हो जाएगा ये हमारे पास 5। इतना प्रतिशत हो गया। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हुआ। अब हमको CI रुपया में प्राप्त करने के लिए 21.55 में मूलधन के 1% से गुना करना होगा। मूलधन का 1% क्या होगा? 1600। अर्थात 1600 से जब आप इसको गुना कीजिएगा, जब इसको आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्यूरेट आएगा 34,481 रुपया। और यही जो मेथड हम आपको बता रहे हैं यही मुझे अच्छा लगता है। ये 4 साल का हो गया तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नहीं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेटिव हो जाता है, इसमें फार्मूला नहीं भी याद है तो हमारा काम चल जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ये आकृति हमको दी गई है। यदि AB EC के समानांतर हो और कोण BC और D का जो मान यहां पर कह रहा है ये है जो 72 डिग्री हो, तो कोण BAC अर्थात इस कोण के बारे में पूछा गया है कि का मान क्या होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि AB जो है EC के पैरेलल है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ नहीं है, इसमें यहां पर हम जानते हैं, यहां हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त में ऐसा जब कंडीशन होता है तो वृत्त में एकांतर वृत्तखंड का कोण समान होता है। क्या होता है? कोण समान होता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोण BCD बराबर 72 डिग्री, तो ये एकांतर वृत्तखंड हुआ, तो ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अर्थात कोण BAC बराबर भी 72 डिग्री ही होगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि 720 रुपये को ABCD और E के बीच विभाजित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम अंक गणितीय प्रगति के आरोही यानी कि बढ़ते आरोही क्रम में था। E को A से 40 रुपया अधिक मिले तो B को कितना मिला? ध्यान दीजिएगा, कहता है कि A, B, C, D और E 5 लोग हैं। इसको जितना भी रुपया मिल रहा है वह 720 रुपया है टोटल। अब मान लिए कि क्वेश्चन में कहता है कि यह आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में है और उसके बाद में यह जो है ये अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम है, यानी कि एक समान रूप लेकर आगे बढ़ रहा है एक इसका। तो देखिए इसको आप एपी के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग एपी से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 और 4 का गैप हो रहा है इसके बीच में। तो मान लिए कि यह ए इसको मिला, फिर इसको भी ए मिला, फिर इसको भी ए मिला, फिर इसको भी ए मिला और फाइनली इसको भी ए मिला। और उसके बाद में इससे इसको 40 रुपया ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 40 रुपया ज्यादा भी मिल रहा है और फाइनली यह 720 हो जा रहा है।
लेकिन यह डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला गया है। अब देखिए इसमें 4 गैप है, इसका मतलब हुआ कि इससे इसको ज्यादा 10 रुपया ज्यादा मिल रहा है। इससे यहां पर हम घटाते क्रम में चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया और यहाँ पर जाके 40 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इससे इसको 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, फिर इससे इसको 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ पर इससे भी इसको 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। ये रूप ले रहा है हमारा क्वेश्चन। अर्थात सबको अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 5 लोग हैं तो क्या आएगा हमें प्राप्त, 5A प्राप्त होगा, प्लस 40, 70 और 70 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, इक्वल टू 720 हो जाएगा। अर्थात 5A बराबर 100 इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 620 बच जाएगा। तो A का मान जो है यहाँ से हम भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर उसके बाद में ये 2 बार में जाएगा और फिर ये 4 बार में कट जाएगा। तो A का जो मान आया, A को कितना रुपया मिल रहा है, 124 रुपया मिल रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि B को कितना मिला। तो B को मिल रहा है, B का हिस्सा बराबर A प्लस 10, अर्थात 124 प्लस 10 बराबर 134 रुपया इसको मिल रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का ... थी, यानी कि आधी थी, 2/3 थी, 1/3 थी या 1/5 थी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देंगे पिता। तो पिता की वर्तमान आयु जो है कितना वर्ष है, 48 वर्ष है। उसके बाद में पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु जो है 28.8 वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, तो जब पैदा हुए थे तो उस समय तो बच्चे का उम्र जो था 0 वर्ष था। उसके बाद में इतना वर्ष पिता की उम्र में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय पिताजी कितने वर्ष के थे। अर्थात 48 में से 28.8 को घटाएंगे तो इसमें से एक दहाई ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा 2, ये बच गया। अब 17, 17 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद में ये बच गया हमारा 3, 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। अर्थात जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय 19.2 वर्ष के पिताजी थे। अब क्वेश्चन में कहता है, पिता अपने पुत्र से कह सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये घटाने के बाद ये उम्र उस समय का है जब ये बच्चा पैदा हुआ था। कह सकता है जब तुम पैदा हुए थे, अर्थात जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान आयु का, इसका कंपेयर इससे करना है, इसका कंपेयर। अर्थात कह रहा है कि पिता की आयु 19.2 वर्ष, पुत्र के वर्तमान आयु का 28.8 कितना मतलब गुना है या क्या है। तो यहां पर क्या करेंगे, इससे हम गुना कर देंगे और इसी का मान जब हम जो है उसको ज्ञात कर लेंगे। अर्थात y बराबर हो जाएगा 19.2 बटा 28.8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, दशमलव से दशमलव गायब हमने कर दिया। अब यहां पर ये कितना से कट जाएगा, तो हमको दिख रहा है कि 4 से कट रहा है, 4 से, और उसके बाद में 2 से भी दिख रहा है कि कट रहा है। इसका मतलब 8 से कट रहा है। तो 8 से कट रहा है तो काट के छोटा कर लेते हैं। 8 दूना 16, उसके बाद में हो जाएगा 8 चौका 32, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 8 तिरका 24, उसके बाद में बच गया 48, 8 छक 48 हो जाएगा। उसके बाद फिर कट रहा है 12 दूना और ये हो जाएगा 12 तिया। अर्थात y का जो मान प्राप्त हुआ 2/3 प्राप्त हुआ, अर्थात 2/3 प्राप्त हुआ। तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का 2/3 थी। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है,
को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या होगी। यानी कि मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है जिसमें बोला गया है कि इसकी जो भुजाएं है 72 मीटर है, उसके बाद में 30 मीटर है, उसके बाद में 78 मीटर है। एक मेथड हुआ और एक दूसरा मेथड भी है, यहाँ पर हम लोग लागू कर सकते हैं। दूसरा मेथड में भी मान लिए कि यह एक त्रिभुज है, उसके बाद में यह 72 मीटर है, उसके बाद में यह 30 मीटर है, उसके बाद में यह 78 मीटर है। देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं दो तरीका कह के कि हम इसमें देख रहे हैं कि अगर इसको हम इस तरीके से सजा दे, यहाँ पर 72, 30 और 78 ऐसे लिख दे, अगर सबको काट देंगे, दो इसमें कॉमन जो दिख रहा है तो ये हो जाएगा 36, 15 और ये हो जाएगा हमारा 39। तो ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यह समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। तो क्या हो जाएगा? 72 गुना 30 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 36 बार में कटेगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है ये हमारे सामने निकल के आ जाएगा। 0 का 0 और 6 तीर का कितना हो जाएगा? 18 का 8 और 3 तिहाई 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार में यहाँ बना ही लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपया लग रहा है 20 पैसा लग रहा है। 20 पैसा लग रहा है तो हो जाएगा 1080 मीटर स्क्वायर का जो रुपया लगेगा कितना लगेगा? 20 गुने 1080 बट्टा, अब देखिए 100 से भाग दे देंगे ताकि यह रुपया में कन्वर्ट कर जाएगा। अब पैसा में था, अब ये रुपया में बदल गया। 1 शून्य से और यहाँ का 1 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 216 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम ये बात बताए हैं तो यहाँ पर भी आप अगर ये आपको ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ इस त्रिभुज जहाँ पर भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहता है वहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और इस फार्मूला लगाते हैं और जहां पर S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। आप इस फार्मूला को लगाकर भी बनाइएगा तो आपका आंसर यही आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट लेकिन अगर याद है, थोड़ी सी भी समझ है तो आप इस तरीके से बना लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 216। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है एक समानांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 cm और 12 cm है, में 10 cm लंबा एक विकर्ण है। तो पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है क्या होगी लगभग में। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लिए कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं की अगर लंबाई की बात किया जाए तो एक 8 cm ये है और एक जो है ये 12 cm है। उसके बाद में एक जो ये दिया हुआ है हम मान लिए कि ये 10 cm दिया हुआ है। उसके बाद में ये दूसरा है, ये पहला हो जाएगा तो ये दूसरा है और इसी की लंबाई को हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ एक थ्योरेटिकल पॉइंट होता है जिसमें होता क्या है कि दोनों विकर्णों का स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर अर्थात PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों भुजाओं, किसी भी दो आसन भुजाओं का, मतलब अगल बगल वाले भुजाओं का। इसका मतलब हुआ कि PQ का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अलग हटा के, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर के योग का
दुगुना होता है ये, तो इसलिए इसमें भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान रखिए पी आर का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। क्यू एस सॉरी पी आर का मान 10 ना है, सॉरी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू यही तो एक निकालना है हमको, क्यू एस का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा पी क्यू है 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 100। तो लिख देते हैं 100 प्लस क्यू एस का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 64 हो जाएगा। उसके बाद में यह 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू एस का स्क्वायर बराबर, देखिए 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 108 करें, 208 हो जाएगा, 208। देखिए 40 और 60 और उसके बाद में 8, तो 208 और इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 416, और ये जाके इधर से घट जाएगा तो 100। उसके बाद हो जाएगा यह क्यू और एस का स्क्वायर बराबर 316, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू और एस बराबर √316, और इसी का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर ही वर्गमूल हम इसका निकाल देते हैं। 316 का वर्गमूल निकालने के लिए ये हम जान रहे हैं कि जाएगा कहाँ पे, देखिए 1 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, ये घट के इतना बन जाएगा। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर बगल में लिख देते हैं 1 हो जाएगा। उसके बाद में सॉरी 1 नहीं, यहाँ 2 ना हो जाएगा, जोड़ने पर 2 हो जाएगा। अब इस पर क्या रखें, तो यहाँ पर हमको 7 रखना पड़ेगा। जब 7 रखेंगे या और 7 से गुना करके यहाँ पर रखते हैं, जोड़ के यहाँ रखते हैं तो 34 हो जाएगा, लेकिन 7 7 49 के 9 हो जाएगा। उसके बाद में 7 गुना 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब यह घटेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। लगभग मान क्वेश्चन में बोला गया है, तो 17 से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 17 जगह 3 जगह दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक स्टेप इसको अब हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे दशमलव देके 00 को डालना पड़ेगा। जब 00 डालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 7। अब इसका गुना करेंगे तो 7 3 का कितना हो जाएगा 2100, इसको गुना कर ले रहे, 7 चौका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसके बाद में 7 7 49 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2429 हो रहा है और 7 हो रहा है। लगभग हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। मान लीजिए लगभग में बोला है तो ये हो जाएगा 17.8 हो जाएगा, 17.8 हमारा हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि दो सहअभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक है। कहता है कि ए बी से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सहअभाज्य संख्या, मतलब सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं यानी कि प्राइम नंबर, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मसः 1 होता है सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्याओं का हम लिख देते हैं यहां पर लसः सह अभाज्य संख्याओं का लसः हमेशा उनका गुणनफल होता है। अर्थात सह अभाज्य ए और बी का लसः बराबर ए इंटू बी, अर्थात ए बी हो जाता है या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 cm और 25 cm है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि एक
लंब वृत्तीय शंकु है। कौन सा शंकु है? एक लंब वृत्तीय शंकु है। तो लंब मतलब ये इसका लंब हो जाता है, इसीलिए इसका नाम लंब वृत्तीय है। लंब वृत्तीय शंकु है और इसकी ऊंचाई जो है एच यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 24 cm दिया हुआ है। उसके बाद में 25 cm दिया हुआ है इसकी तिरछी ऊंचाई 25 cm दिया हुआ है। तो आप बताइए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या आप ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं? जो ट्रिपलेट हमारा होता है क्या होता है? होता है 7, 24 और 25 वाला जो ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब साफ साफ है, ये हम नहीं निकालने जाएंगे इसको इस तरीके से कि तिरछी ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर या एल बराबर या एल स्क्वायर बराबर ही लिख देते हैं कि यानी कि कुछ नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर वही चीज़ होता है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, या यार इसके जगह पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर ये याद है तो एक ही बार में हम जान गए कि आर का मान जो है वो 7 आ गया। उसके बाद हम ये बात जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, अब ये लिखेंगे कि शंकु के या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल होता है। और पाई का मान हमको कितना रखना है? 22/7 रखना है। आर का मान हमको दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और हमारी तिरछी ऊंचाई जो है कितनी है? ये 25 दिया हुआ है, 25 रख देंगे। 7 से 7 कट जाएगा। इसको देखिए गुना करेंगे, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 1100, उसका आधा करेंगे यानी कि इसमें हम गुना कर लिए, तो गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 550 cm स्क्वायर। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाने के कारण हम ये टेस्ट सीरीज 5 को हम 70 तक क्वेश्चन के प्रश्नों को सोल्व किए हैं। 71 से 85 हम दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।